गाइस। तो आई होप लास्ट लेक्चर तक हमने जितना भी पढ़ा है आपने सारी अच्छे से रिवीजन कर ली हो। तो लास्ट सेशन एंड किया था हमने एक कॉन्सेप्ट समझते हुए, जिसमें हमने देखा था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स किया तो हमें मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपके एफएम का पार्ट है, लेकिन हमने उसको कॉस्टिंग में यूज करना है। क्यों? सिंपल रीजन बीइंग कि हम लोग कॉस्टिंग में हमेशा जब भी प्रॉफिट यूज करते हैं, इट शुड ऑलवेज बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कभी क्वेश्चन में अगर आपको फिगर दे दी कि इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स रेट दे दिया, तो इमीडिएटली एक ही काम करना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1 लाख रुपीज, टैक्स रेट दे दिया 33.33%, कैलकुलेट करिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जल्दी से बस ये फॉर्मूले में फिगर्स डाल के कैलकुलेट करिए, और अगर आपका जल्दी हो जा रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। एक बार ये पढ़िए, इसमें हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करिए ये। ओके, तो क्या आंसर आया होगा आपका? फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 माइनस 0.3333 इज इक्वल टू 1 लाख। Therefore, profit before tax equals to 1 lakh divided by 0.6666, है ना? तो आंसर आ जाएगा दिस विल गिव यू, मतलब रफली इसको हम कैलकुलेट करें तो दिस विल गिव यू 1,50,000 के अराउंड। तो हम राउंड फिगर ले लेते हैं, इसको 67 कर दो। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते कि 1.5 लाख अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से 33.33% हम हटा दे तो हमारे पास रफली 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना चाहिए, जो हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 17, जो अच्छा क्वेश्चन है, आपके मटेरियल का ही है, स्टडी मटेरियल का, लेकिन अनसॉल्व का पार्ट है। अ प्रोड्यूसर ऑफ लेडीज पर्सेस इज अर्निंग अ मंथली पोस्ट टैक्स प्रॉफिट ऑफ 60,000। ठीक है, कान खड़े हो गए पोस्ट टैक्स प्रॉफिट देखकर, मतलब ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 व्हेन इनकम टैक्स रेट इज 40%। ऑफ कोर्स हमको इनकम टैक्स रेट की जरूरत थी तो दे भी दिया। इन दोनों के बेसिस पे हमारा इमीडिएटली दिमाग चलना चाहिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर ले। सेलिंग प्राइस ऑफ अ पर्स इज 50 पर एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹30। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हमने ये जो है क्वेश्चन क्लास में नहीं किया। अगर आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो आपको आइडिया ही नहीं है कि हमने ये कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो वो मैं अभी आपको तरीका बताती हूँ कि आप अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देखो, पहली बात, हमेशा एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो ऐसा है नहीं कि हम क्लास में कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल में कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली उस पे एग्जाम्पल्स पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में, तो हम तो सब कवर करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि आपको वो लिंक करते आना चाहिए कि हमने कॉन्सेप्ट कौन सा और कहाँ यूज करना चाहिए। तो एक चीज आपको ये दिख गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो समझ जाओ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कुछ यूज होने वाला है। तो एक कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया। दूसरा, आपको सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जैसी ही दिखी, आपको समझना है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भी कुछ रोल रहेगा, है या नहीं कंफर्म नहीं पता, बट एक दिमाग में हमने कैलकुलेट करके रख लिया कि 20 रुपए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। हाउ मेनी मोर पर्सेस ही शुड सेल टू अर्न सेम मंथली पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, सेम मंथली पोस्ट टैक्स प्रॉफिट इफ टैक्स रेट गोज अप टू 50%। ठीक है, सेंटेंस में 3 चीजें दी है, हम अभी सिर्फ एक पे फोकस करते हैं, फिर हम उसको और ब्रेक डाउन करेंगे।
हमको क्या करना है, सेम मंथली पोस्ट टैक्स प्रॉफिट अर्न करना है विच इज 60,000। तो इस केस में भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया है वो है 60,000 रुपीज का। ये कब होना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इफ द टैक्स रेट गोज अप टू 50%। तो पहले सिचुएशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 60,000 जब 40% टैक्स रेट था। अब वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना ही रखो 60,000, लेकिन टैक्स रेट जो है वो है अब 50% का। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी मोर पर्सेस ही शुड सेल टू अर्न। ठीक है, कितने पर्सेस उसने और सेल करने हैं। क्या लगता है क्या फाइंड आउट करना है, कितने पर्सेस सेल करने हैं मतलब डिजायर्ड सेल्स, राइट। तो आपके पास सारी, मैं वही बोल रही हूँ, कॉन्सेप्चुअली आपके पास सब चीजें हैं, बस कौन सा यूज करना है अब आपको वो डेवलप करनी है स्किल। तो क्वेश्चन जैसे ही आप ब्रेक डाउन करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्वेश्चन क्या चाहता है, इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज करोगे। चलो एक और चीज देखते हैं। अब मैंने आपको जैसे बता दिया या हिंट दे दी कि इसमें डिजायर्ड सेल्स का कुछ रोल है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिजायर्ड सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशो। इसमें नंबर चाहिए कितने, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। अब देखो इन दोनों की वजह से मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ चुका है 20 रुपए का। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है इसलिए हम 0 मान लेंगे। ठीक है, उस पर अटकना नहीं है कि मैम फिक्स्ड कॉस्ट तो दिया नहीं है, हम लोग ये फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, नहीं दिया है तो 0 मानना है। डिजायर्ड प्रॉफिट, अगेन सेम चीज मैंने बोल रही हूँ, डिजायर्ड प्रॉफिट, जैसे ही प्रॉफिट दिखता है हमको एक चीज गार्ड बांध लेनी है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। तो ये जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है उसको बिफोर टैक्स क्या फिगर आएगी, वो इस चीज के लिए रहेगा कि हम डिजायर्ड सेल्स के फॉर्मूले में जो डिजायर्ड प्रॉफिट है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये कैलकुलेशन होगा फॉर दिस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17। पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है ₹50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹30, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया ₹20 का। ठीक है, इसके बाद करंट सिचुएशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 60,000 का, टैक्स रेट दे दिया है 40%। तो वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 minus 0.4 is equal to 60,000. Therefore, profit before tax equal to 1 lakh rupees. ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या यूज है इसका, हम इसको यूज करेंगे डिजायर्ड सेल के फॉर्मूले में, है ना। तो अब देखो आगे क्या करना है, हमको ये सिचुएशन पे भी आना है, यहाँ पे भी निकालते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी मोर पर्सेस, मतलब मोर पर्सेस मतलब कि यहाँ पे जितने पर्सेस सेल कर रहे हो ये सिचुएशन में वर्सेस इस सिचुएशन में जितने पर्सेस सेल कर रहे हो उसका डिफरेंस निकालना है। तो एक एक टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत वैल्यू है, हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो 2 बार हम डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार जो करंट सिचुएशन में, फिर दूसरी बार जब हमारा टैक्स रेट 50% होता है। तो देयरफॉर desired sale is equal to fixed cost plus desired profit divided by contribution per unit. Fixed cost 0, desired profit 1 lakh. इसको मैं रेड से लिख लेती हूँ और यहाँ लिख लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ताकि आपको याद रहे। डिवाइड करेंगे 20 रुपए से, है ना, यस। तो दिस विल गिव यू 5000 यूनिट्स।
तो करंट सिचुएशन में डिजायर्ड सेल्स है 5000 यूनिट्स की। अब आते हैं न्यू सिचुएशन। इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो उतना ही है 60,000 का, टैक्स रेट दे दिया 50%, देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 60,000 डिवाइडेड बाय 0.5 मतलब अल्टीमेटली 1,20,000 रुपीस। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इस सिचुएशन में डिजायर्ड सेल कितनी होनी चाहिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट 0 प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, तो ये 6,000 यूनिट्स। तो क्वेश्चन के हिसाब से हाउ मेनी मोर पर्सेस ही शुड सेल टू अर्न सेम प्रॉफिट, ही शुड सेल 1000 मोर पर्सेस। पहले में 5,000 सेल करने पड़ते थे, अभी में 6,000। देयरफॉर ही शुड सी, इस ऐसे क्वेश्चंस में या मैं एमए की पर्टिकुलरली बात करूं, कंक्लूजन का बहुत मेजर रोल होता है, और वो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछते जिसमें आपको कुछ कंक्लूजन देना पड़े, है ना। देयरफॉर ही शुड सेल 1000, कैसे आया, 6000 माइनस 5000 पर्सेस, तो ये 1000 या सॉरी ऐसे लिख दो, देयरफॉर ही शुड सेल 1000 मोर पर्सेस। ठीक है, तो 1000 कैसे आया, 6000 माइनस 5000 पर्सेस इज इक्वल टू 1000 पर्सेस। डन। तो समझ रहे हो हमने कैसे अप्रोच रखा है क्वेश्चन की तरफ। जब भी नया क्वेश्चन आया डिटेल्स लिख लो, उसके बेसिस पे आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो वो आप दिमाग में रख लो। ठीक है, फिर करंट सिचुएशन के हिसाब से आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। क्यों कैलकुलेट करना चाहा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कितने यूनिट्स में इंक्रीज होना चाहिए, पर्सेस कितने ज्यादा सेल करना चाहिए। तो डिजायर्ड सेल के फॉर्मूले में प्रॉफिट आता है। हम लोग ऑफ कोर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं ले सकते, तो वी हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द सेम रीजन। कैलकुलेट कर लिया, करंट सिचुएशन के हिसाब से 5,000 यूनिट्स बेचने चाहिए। फिर न्यू सिचुएशन में भी बोल रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना ही रखो, लेकिन टैक्स रेट 50% कर दो। तो हमने उस केस में कैलकुलेट किया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना होना चाहिए, विच इज 1,20,000। उस हिसाब से डिजायर्ड सेल कैलकुलेट की, विच इज 6,000। तो मोर कितने ज्यादा यूनिट सेल करने पड़ रहे हैं हमको टू अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 60,000, 1,000 एक्स्ट्रा पर्सेस। ठीक है, तो ये यूनिट्स नहीं, इधर आप पर्सेस लिख लेना, लिख लो और एक बार गो थ्रू कर लो क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 18। इसको आप मार्क करिए स्टार, मतलब इसकी रिवीजन करनी है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना। कैलकुलेट द ब्रेक इवन फॉर अ ट्रेन जर्नी बिटवीन दिल्ली बैंगलोर वेयर कॉस्ट ऑफ इंजन इज 1 लाख एंड बोगी इज 20,000। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। मान लेते हैं आपको मैंने, अगर आपने मुझसे कॉस्टिंग पढ़ा होगा तो मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ जब मैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ाती हूँ। पहली बात, व्हाट इज सेमी फिक्स्ड कॉस्ट।
कि वो एक पॉइंट तक फिक्स्ड रहता है, जिसका मैंने बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिया था कि मान लेते हैं कि हमारी कोचिंग में वी हैव एक स्टाफ फॉर मेकिंग कॉल्स, बच्चों को कॉल करता है, उनसे पूछता है कि आपको ये सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या, या हमको इंक्वायरी आती है तो हम उनको अप्रोच करते हैं। एक स्टाफ जो है वो केपेबल है ऑफ केटरिंग 50 स्टूडेंट्स अ डे, मतलब ये मैं अपर लिमिट बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास एक दिन की इंक्वायरी 51 हो जाती है, नॉर्मल कंडीशंस में ऐसे करेंगे कि हमको सेकेंड स्टाफ लगेगा, क्योंकि एक स्टाफ उतना ही कर सकता है, मतलब वो 0 से 50 स्टूडेंट्स तक केटर कर सकता है, एक दिन में कॉल्स कर सकता है। जैसे ही 51 हो रहे हैं, वी विल रिक्वायर अ सेकेंड स्टाफ, या हमको टोटल 2 स्टाफ लगेंगे फॉर दिस 51 to 100। फिर जैसे ही 100 के ऊपर नंबर बढ़ रहा है, 101 से लेकर 150 तक, टोटल 3 स्टाफ लग जाएंगे हमें। तो हो क्या रहा है, हमारी इस तरीके से लैडर बन रही है। मतलब अगर मैं एक स्टाफ को 10,000 रुपये महीने का दे रही हूँ, तो जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं 75 हो रहे हैं, तो 75 स्टूडेंट्स को मुझे कॉल करना है, तो मैं एक स्टाफ से काम तो होगा नहीं, वो ये सेकेंड रेंज में आएंगे, तो मुझे 2 स्टाफ को पेमेंट करना पड़ेगा। भले ही 75 रहे, 65 रहे, 80 रहे, 99 स्टूडेंट्स रहे, 100 रहे, बट मुझे 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा ओवरऑल, क्योंकि 2 स्टाफ इन्वॉल्व है। फिर 100 से ऊपर जैसे ही नंबर हो रहा है, 3 स्टाफ इन्वॉल्व आ जाएंगे, तो मेरे लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी इमीडिएट, 30,000। तो जैसे ही 101 स्टूडेंट्स हो गए, मेरे लिए फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ के हो गई 30,000। तो हमने एक देखा था कि इस तरीके से लैडर बनती है, राइट। इसको हम स्टेप लैडर कॉस्ट बोलते हैं या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, कि ये एक पॉइंट तक फिक्स्ड रहती है। कौन से पॉइंट तक फिक्स्ड रहती है, ये 0 से लेके 50 स्टूडेंट्स तक फिक्स्ड है। जैसे ही 51 स्टूडेंट्स हो रहे, हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई है। कितना, ये कितने तक आपको देखेगा फिक्स्ड है, जब तक हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है। फिर जैसे ही 101 स्टूडेंट्स हो गए, 101 से लेके 150 तक फिक्स्ड है। तो पर्टिकुलर लैडर मतलब पर्टिकुलर पॉइंट तक फिक्स्ड है, इसीलिए इसको हम स्टेप लैडर कॉस्ट बोलते थे। ये हमने कॉस्टिंग में पढ़ा है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है फॉर अ ट्रेन जर्नी बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर, और इसमें दिया है कॉस्ट ऑफ एन इंजन इज 1 लाख। इंजन की कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, ठीक है। तो ये हमारी एक सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है। एंड ऑफ अ बोगी इज 20,000, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ बोगी इज 80 पैसेंजर्स एंड ईच टिकट फॉर द जर्नी इज 600। देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर। खत्म है क्वेश्चन। देख के लग रहा है कि ये तो 2.5 3 लाइन्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। पहली बात, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय या तो पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पीवी रेशियो काम का नहीं आएगा, क्योंकि हमको नंबर में कुछ चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको क्या लगता है, एक बार सोचिए आपको क्वेश्चन में क्या लग रहा है, और मैंने ये जो स्टेप लैडर कॉस्ट बताई है वो कहाँ और कैसे यूज होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 सेकेंड्स लो, 15 सेकेंड्स लो, सोचो, और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। कुछ दिमाग चल रहा है या ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट में देखो, आपको ये बोला है कि एक बोगी की कैपेसिटी कितनी है, 80 पैसेंजर्स। इट इज जस्ट लाइक दिस पॉइंट कि एक स्टाफ जो है वो 50 कॉल्स ही कर सकता है।
तो एक बोगी जो है, 1 बोगी, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 80,000, 80 की, 80 पैसेंजर्स। अब मैं अगर इस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालती हूँ तो एक बोगी में 0 से लेके 80 पैसेंजर्स आ सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पैसेंजर्स। बेसिकली इट इज contribution per unit. Basically contribution per unit is sales minus variable cost. तो आपकी ईच टिकट, हर टिकट की प्राइस है 600, आप 600 में एक टिकट दे रहे हो और कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, मतलब 600 ही आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि 600 सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। तो इसको डिवाइड कर दो किससे? 600 से, विच इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो रही है आपकी? देखो, इंजन की कॉस्ट तो लगनी ही है 1 लाख की, ठीक है। फिर इसके साथ साथ हमको बोगी की भी कॉस्ट लगेगी, है ना। 80 लोगों में, एक बोगी में 80 लोग जा सकते हैं, तो हम 80 लोगों के लिए हम वैसे भी इस पॉइंट पे ब्रेक इवन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 600, दिस विल गिव यू 200 पैसेंजर्स। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहां आ रहा है? 200 पैसेंजर्स पे। समझ रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट क्या पॉइंट रहता है? जहां पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अब 200 पैसेंजर्स पे आप ब्रेक इवन पे पहुंचोगे। क्या एक बोगी में मैं 200 पैसेंजर्स ले जा सकती हूँ? इंडिया में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, नहीं होना चाहिए ऐसा। एक बोगी में अगर 80 की कैपेसिटी है तो 80 पैसेंजर्स ही होने चाहिए। इसका मतलब है कि 200 पैसेंजर्स का अगर ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, मतलब एक बोगी में काम नहीं हो रहा है, तो चलो हम एक और बोगी ऐड करते हैं। तो 2 बोगीज, 2 बोगी के लिए कॉस्ट कितनी रहेगी? एक बोगी की कॉस्ट मतलब देखो ना 20,000 की है, तो 2 बोगी के लिए हमको कॉस्ट लग जाएगी 40,000। और 2 बोगी में हम कितने लोग ले जा सकते हैं टोटल? एक बोगी में 80 ले जाते हैं, तो टोटल इसके बाद का जो है 81 to 160, मतलब अल्टीमेटली हम टोटल में 160 लोग ले जा सकते हैं 2 बोगीज मिला के, राइट। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी ये 1 लाख जो इंजन की है, प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 600, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 600, 233.33। हमारी 2 बोगी में हम ओवरऑल 160 ले जा सकते थे, एक बोगी में 80 तक, नेक्स्ट बोगी में 81 to 160, तो टोटल हम 160 लोग ही ले जा सकते थे। लेकिन ये तो फिर से ज्यादा आ रहा है, मतलब इस रेंज से भी ज्यादा। ट्राई करते हैं हम 3 बोगी के लिए। सपोज 3 बोगीज है, 3 बोगीज के लिए कॉस्ट क्या रहनी चाहिए? 20,000 एक बोगी की, 3 बोगी की 60,000, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा 1 लाख की जो इंजन कॉस्ट है, प्लस 60,000 की बोगी की कॉस्ट हो गई, डिवाइडेड बाय 600, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 600 विल गिव यू 266.67, ठीक है। तो ये 3 बोगी में कितने लोग ले जा सकते हैं? अगले 80 लोग और, तो 161 से मतलब लेकर 240 तक। क्या मेरा इस रेंज में आ रहा है? बताइए। नहीं, ये अभी भी नहीं आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे? हम एक और बोगी ऐड करके देखेंगे, टोटल 4 बोगीज देख लेंगे। तो नेक्स्ट बोगी की कैपेसिटी कितनी रहेगी? अगले 240 से लेके 320 पैसेंजर्स तक। तो ओवरऑल 4 बोगीज मिला के हम 320 पैसेंजर्स तक ले जा सकते हैं। तो 20,000 एक बोगी का, तो 4 बोगी के 80,000 रुपए। इस केस में ब्रेक इवन रहेगा इंजन कॉस्ट 1 लाख प्लस 80,000 बोगीज की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 600, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 600 विल गिव यू 300। क्या 300 मेरा इस रेंज के बीच में आ रहा है क्या? यस, देख लो 300 पैसेंजर्स पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है और 300 पैसेंजर्स मैं ले जा सकती हूँ इन 4 बोगीज। तो मैं क्या बोलूँगी अल्टीमेटली कि मेरे लिए
ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होगा? 4 बोगीज पे। ठीक है, तो आपने क्या किया, मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट्स कैलकुलेट किए। जैसे यहां पर ही दिख गया था कि आपको फर्स्ट केस में 200 पैसेंजर्स पे दिख गया था ब्रेक इवन आ रहा है, तो लॉजिकली सोचा जाए तो ये एक बोगी में इतने आते हैं, इसके लिए दो बोगी का भी कैलकुलेशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमको दिख रहा है दो बोगी में हम टोटल 160 लोगों को ही ले जा सकते हैं, और फर्स्ट केस में ही ब्रेक इवन 200 है, मतलब 160 से ज़्यादा। तो एक चीज़ क्लियर थी कि हमको जो है दो बोगी से ज़्यादा ही लगने हैं। होप समझ रहा है? नहीं समझ रहा है तो दिमाग मत लगाओ, हर केस पे हमने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करा, और जिस पॉइंट पे जब हमने ब्रेक इवन कैलकुलेट किया हमारे इस रेंज में आ गया वो, जैसे हमारा ये 4 बोगीज के लिए था कि हम इतने लोग ले जा सकते हैं, इतने पैसेंजर्स ले जा सकते हैं 320, तो हम 300 इसके अंदर है इस रेंज के, तो हमने इसको ब्रेक इवन पॉइंट मान लिया कि 4 बोगीज हमको लगेगी। ठीक है, एक बार हम सॉल्व करते हैं फिर वापस समझ लेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा सा दिख रहा है, सॉल्व करने में भी छोटा ही है, बट ये पार्ट समझना था उसमें कि इसमें हम सेमी फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज्ड। ठीक है, आप ऐसे डाल दो तो आगे रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फर्स्ट केस में देखो 1 लाख इंजन कॉस्ट प्लस बोगी कॉस्ट 20,000, और ये है 600, दिस इक्वल्स टू 600 पैसेंजर्स। ठीक है, अब इसमें चलो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंजन कॉस्ट है, इंजन कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, ईच बोगी कॉस्ट इज सेमी फिक्स्ड इक्वल टू 20,000 रुपीज, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 600। क्यों? क्योंकि देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट। कॉम्प्लिकेट करना रहता तो क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट भी दे देते थे, फिर क्या करते थे आप, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन की फिगर निकालते थे, है ना, मतलब अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड होता, बट वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिए तो इजी है कंपैरेटिवली क्वेश्चन। फिर हम एक नोट लिख लेंगे कि एक बोगी में each bogie can accommodate only 80 passengers। ठीक है, hence we will need more bogies as break even point is 200, is more than that। ठीक है, फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट will increase after every 80 passengers, या मैं ये बोल देती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट will increase after every 80 passengers, this is known as सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब हम एक टेबल बना लेंगे जिससे हम डायरेक्टली जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेबल बनाते हैं एक, ऐसे तो छोटा सा ही टेबल लगेगा हमें, इतना इज इनफ। एक रहेगा आपका पर्टिकुलर्स जिसमें हम रेंज रखेंगे बोगी की, एक आप फिक्स्ड कॉस्ट रख लेना, एक सेमी फिक्स्ड कॉस्ट रख लेना, एक ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी,
this will be your contribution, this will give you your break even point, और ये लास्ट कॉलम रिमार्क्स. तो ये पर्टिकुलर्स, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, या मैं इंजन कॉस्ट लिख देती हूँ. ये इंजन कॉस्ट, दिस इज योर बोगी कॉस्ट, दिस विल बी योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, contribution per unit, break even point and remarks. ठीक है. फर्स्ट रेंज है 0 से लेके 1 से लेके 80 पैसेंजर्स तक. इंजन कॉस्ट लग जाएगी 1 लाख रुपए की, बोगी एक ही लगेगी इसमें, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 1,20,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 600, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट 200. क्या एक बोगी में मेरा काम होगा? नहीं. 200 इज नॉट इन द रेंज ऑफ 1 to 80, तो इसमें काम नहीं हो रहा है. 81 से लेके 160 तक. इंजन कॉस्ट, इंजन तो एक ही लगता है, इंजन चेंज नहीं हो रहा है ना, बोगीज ऐड होगी. अब लगेगी 2 बोगीज, तो 20,000 इंटू 2, 40,000. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 1,40,000. इसको 600 से डिवाइड कर दो. $233.33, मतलब 234 मान लेते. क्या इस रेंज में मेरा 233 में 2 बोगीज में बिठा सकूंगी? नहीं. आगे बढ़ते हैं. 161 से लेके 240 तक. इंजन कॉस्ट 1 लाख, बोगीज लगेंगे 3, तो कॉस्ट हो गई 60,000. 1,60,000 डिवाइडेड बाय 600, 266.67. क्या इस में मतलब 3 बोगीज मिला के मैं 267 लोगों को ले जा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि 240 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी. आते हूँ मैं नेक्स्ट रेंज पे. इसमें इंजन कॉस्ट 1 लाख, 4 बोगीज लगेगी, 80,000 कॉस्ट, तो टोटल 1,80,000 डिवाइडेड बाय 600, 300. क्या इस रेंज में 300 आ सकते हैं, मतलब 4 बोगीज में? यस. तो हम क्या बोलेंगे कि वी विल रिक्वायर 4 बोगीज फॉर दिस. तो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 300 पैसेंजर्स. देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट, जो क्वेश्चन लैंग्वेज बोल रहा है आप भी वही यूज करो. तो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 300 पैसेंजर्स and we will require 4 bogies. ओके. अच्छा क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेटली रिवीजन करना, इंटरेस्टिंग है, लिख लो ये. आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. तो ये सब आप मार्क कर दीजिए कि ये गुड क्वेश्चन है और आपको प्रैक्टिस करनी है. दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है. W Limited is a single product producer with PV ratio of 40% for the product during the current year. तो हमको इंफॉर्मेशन जो दी है वो है
करंट ईयर रिगार्डिंग कि पीवी रेशो है 40%. ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन it is believed that the price will have to be reduced by 10% in the next year. क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गई? इस साल का पीवी रेशो दे दिया और नेक्स्ट ईयर के लिए बोला है कि कंपटीशन बढ़ गया है तो जो भी सेलिंग प्राइस इस साल की रहेगी उससे 10% कम सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर रहेगी. बट इस साल की करंट सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता. फिर खत्म हो गई इन्फॉर्मेशन. अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आप ये बताइए बाय व्हाट परसेंटेज सेल्स वैल्यू एंड सेल्स क्वांटिटी शुड इंक्रीज सो दैट डब्ल्यू लिमिटेड अर्न्स सेम प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. आपको बताना है कि सेल्स की वैल्यू परसेंटेज फॉर्म में है और क्वांटिटी कितने से बढ़नी चाहिए ताकि जो प्रॉफिट आपका करंट ईयर में है वही आपका नेक्स्ट ईयर में रहे. अब ना मुझे प्रॉफिट की फिगर पता है, ना मुझे सेलिंग प्राइस पता है, ना मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता है, मुझे सिर्फ पता है पीवी रेशियो क्या है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना चाहिए? जब हमको फिगर्स ही नहीं दी है क्या करना चाहिए? जब हमको फिगर्स नहीं दी जाती है हम अजम्पशन लेंगे. जैसे ये मैं आपको रफ एक्सप्लेनेशन दे रही हूं अभी. हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट. ठीक है, मेरे पास एक ही इंफॉर्मेशन है कि ये जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या पीवी रेशियो दिस इज 40%. तो मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये अगर 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% हो गया. ठीक है, अब रही बात प्रॉफिट की, मुझे नहीं पता तो मैं बोलूँगी लेट द सेलिंग प्राइस भी 100 रुपीज़. आपकी मर्जी जितना लेना है ले लो. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 60 रुपये, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% आया हमने जो अभी कंक्लूजन ड्रॉ किया. और बोलेंगे कि लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स बी 1000 ले लो इस हिसाब. और चलो एक और चीज ले लो कि फिक्स्ड कॉस्ट को मान लेते हैं 30,000 है. इस हिसाब से अब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं. तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 1000 1 लाख रुपीज़. वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 60,000, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000, तो प्रॉफिट की फिगर आ गई 10,000. ये सब कब है? करंट ईयर में. हमने क्या किया? हमको फिगर्स डायरेक्टली नहीं दी थी तो हमने कुछ अजम्पशन लिए. किस चीज़ का? सेलिंग प्राइस का अजम्पशन लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स का अजम्पशन लिया और फिक्स्ड कॉस्ट का अजम्पशन लिया. वेरिएबल कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर ली थी क्योंकि हमको पीवी रेशो दिया था जिससे हमने वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकाल लिया. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर पे. नेक्स्ट ईयर के लिए इंफॉर्मेशन क्या दी है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस थी ना पिछले साल उसको आप 10% से इस साल गिरा दो. मतलब अब जो करंट नेक्स्ट ईयर की सेलिंग प्राइस रहेगी दैट विल बी 90 रुपीज़. ठीक है, क्या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज है क्या? नहीं. तो वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज़ था तो 60 रुपीज़ ही मान लेते हैं. प्रॉफिट के लिए बोला है कि जितना प्रॉफिट पहले था 10,000 आया था वो इस साल भी उतना ही रहेगा. अब हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं. तो मेरे लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट. प्रॉफिट मुझे दिख रहा है कि सेम चाहिए. फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस नहीं रहेंगे, 30,000 मान लेते हैं. कंट्रीब्यूशन हो गया 40,000. अब क्या मुझे पता है एक यूनिट के लिए 60 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट है, चेंज नहीं हो रही है वेरिएबल कॉस्ट. बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी? मेरे पास देखो ये सब डेटा मैंने लास्ट ईयर के फिगर्स से और अभी का क्वेश्चन पढ़ के निकाल लिया. इंफॉर्मेशन दी थी कि 100 जो भी पिछले साल की सेलिंग प्राइस थी उसको 10% से इस साल घटा दो, तो ये 90 रुपीज़ मैंने कैलकुलेट कर लिए. वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता नहीं है इस साल की, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं दिया है. मतलब हम मान लेते हैं कि पिछले साल जितनी वेरिएबल कॉस्ट आई थी विच वॉज 100 का 60%, वो भी इस साल उतनी ही है.
तो उसको कांस्टेंट मान लिया 60 रुपीज। प्रॉफिट को क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि उतना ही रखो जितना पिछले साल था, तो हमने ये सारी फिगर्स निकाल ली, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है नहीं पता। तो इस केस में हम वापस एक अजम्पशन लेंगे जब हम नेक्स्ट ईयर में आएंगे। लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स या सेल्स क्वांटिटी बी एक्स। तो अब सेल्स क्वांटिटी एक्स हो गई, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 60 रुपीज एक यूनिट का इंटू एक्स। सेलिंग प्राइस क्या रहेगी? देखो सेलिंग प्राइस दो तरीके से मैं लिख सकती हूँ उसका प्रेजेंटेशन, सेलिंग प्राइस या सेल्स की मैं वैल्यू बोलूँ। एक ये रहेगा कि देखो सेल्स इज इक्वल टू, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स को मैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन भी लिख सकती हूँ। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट अगर 60x है ना, 60 इंटू एक्स है, और कंट्रीब्यूशन मुझे पता है 40,000 है, तो सेल्स की वैल्यू क्या हो गई, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 60x माइनस 40,000। समझा ये कैसे आया? सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, तो मैंने बस ये फिगर सब्सटीट्यूट कर दी ये दोनों की, ठीक है। दूसरा देखो आपको क्लियरली क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो भी हमारी पिछले साल की सेल्स थी, सेलिंग प्राइस थी, उसको 10% से कम कर दो। तो 10% से कम किया मतलब सेल्स की वैल्यू हो जाएगी सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमने मान लिया x है, तो दिस विल बी 90x। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दिस ये भी सेल्स बता रहा है, ये भी सेल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों चीजें सेल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब दोनों एक दूसरे से इक्वल है। तो एक इक्वेशन टर्न आउट हो रहा है 60x माइनस 40,000 इज इक्वल टू 90x। क्या ये आपको समझा? ये फिगर कैसे आई? इन दोनों की मदद से, ठीक है। और ये फिगर कैसे आई? क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया था और हमने मान लिया कि क्वांटिटी x है, तो बेसिकली सेल्स वैल्यू हो जाएगी ₹90, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स है x। तो ये दोनों इक्वल हो गए हमारे, इसको मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे x की वैल्यू मिल सकती है, राइट? तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक सेकेंड, यहां मैंने गलत लिया सेल्स। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको आगे वैल्यू मिल जाएगी और हम उससे बाकी फिगर्स निकाल सकते। तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, हम लोग डायरेक्टली इसके प्रेजेंटेशन पार्ट पे पहुंचते हैं और वहीं पे हम फिगर्स कैलकुलेट कर लेंगे। बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ा। एक मेजर चीज जो अभी आपने लर्न की वो क्या है कि जब आपको क्वेश्चन में फिगर्स नहीं दी रही डायरेक्टली, आप अजम्पशन ले लेना, ठीक है। यही इस क्वेश्चन की खासियत थी। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो मैं स्टार्ट करती हूं। लेट द सेलिंग प्राइस में, मतलब ये है करंट ईयर, में लेट द सेलिंग प्राइस भी ₹100 और नंबर ऑफ यूनिट्स या सेल्स क्वांटिटी बी 1000 यूनिट्स और लेट द फिक्स्ड कॉस्ट बी 30,000 रुपीज। We are given that PV ratio is equal to 40%. Hence, variable cost ratio is equal to 60%. Therefore, variable cost will be 100 का 60%, मतलब ₹60। इसके बेसिस पे जो है हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं करंट ईयर का। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट।
फिगर्स आएगी, सेल्स की ली थी हमने 100 रुपीज़ के हिसाब से 1000 यूनिट्स, मतलब 1 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ तो 60 रुपीज़ इंटू 1000, 60,000। कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 40,000। फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000। प्रॉफिट हो गया 10,000। ठीक है। इन द नेक्स्ट ईयर we are given that profit will remain the same, that is rupees 10,000 हमारे केस में। ठीक है, और क्या दिया है, एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लास्ट ईयर का जो भी था माइनस 10% इज इक्वल टू ₹90। तो नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, हेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹60। इस केस में आप अजम्पशन मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ या सेल्स क्वांटिटी बी X यूनिट्स। राइट, चलिए आप स्टेटमेंट बनाइए और एक बार कोशिश करिए खुद। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अब आप ट्राई करिए और मुझे बताइए X की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो अब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट की फिगर उतनी ही रहेगी हमारी 10,000 की, फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का क्या बोला था कि अनचेंज्ड है, मतलब 60 रुपीज़ की ही वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, तो ₹60 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स X, क्योंकि मुझे यूनिट्स नहीं पता तो हमने अज्यूम किया लेट द यूनिट्स बी X, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 60 इंटू X, 60X। सेल्स की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि सेल्स जो है, टोटल सेल्स, एक तरीका है कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। आई थिंक मैंने जब पहले समझाया था मैंने गलती से यहाँ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन लिखा है, आई एम नॉट श्योर, बट अगर वो हुआ होगा तो गाइज आप लोग समझ लेना, बट हम फेयर में तो सही सही लिख रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई इस हिसाब से 60X, कंट्रीब्यूशन है 40,000 का, तो सेल्स, टोटल सेल्स कितनी हो रही है 60X, मतलब कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। और एक चीज हमको क्या पता है कि सेल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। सेलिंग प्राइस हमने देखा अभी 90 रुपीज है, ऊपर कैलकुलेट किया, यूनिट्स X है तो इट विल बी 90X। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो देयरफॉर 60X प्लस 40,000 इज इक्वल टू 90X, देयरफॉर 40,000 इज इक्वल टू 30X। X की वैल्यू हो जाएगी 40,000 डिवाइडेड बाय 30, 1333.33। ठीक है, ये हो गई क्या हमारी यूनिट्स। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए आप, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज
सेल्स वैल्यू एंड सेल्स क्वांटिटी शुड इंक्रीज। शुड इंक्रीज मतलब हमको दो सिचुएशन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहले की हमने जो अजम्पशन लिया था, करंट ईयर में हमने क्वांटिटी मानी थी 1000 यूनिट्स की। अब कितनी क्वांटिटी आ रही है? 1333.33। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल टू 1333.33 माइनस करंट ईयर की 1000 डिवाइडेड बाय दिस, मतलब दिस इज योर नेक्स्ट ईयर और ये है आपका करंट ईयर, ठीक है। तो 1333.33 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 33.33%। ये वाले फॉर्मूले में आई डोंट थिंक डाउट होगा, क्योंकि हमने कॉस्टिंग में भी एकदम बेसिक में कवर किया था, है ना। तो जो भी डिफरेंस रहता है डिवाइडेड बाय जो करंट कॉस्ट रहती, मतलब करंट ईयर की कॉस्ट रहती है, राइट। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है इन क्वांटिटी? 33.33%। और सेल्स वैल्यू की बात करूं तो करंट ईयर सॉरी नेक्स्ट ईयर की, मतलब हमारी इस सिचुएशन की सेल्स वैल्यू है नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस, इस साल की है 90 रुपए, तो अराउंड 1,20,000। और करंट ईयर की कितनी थी? लाख रुपए थी, है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है? डिफरेंस इन दोनों का 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 10 इंटू 100, दिस विल गिव यू 20%। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो एक मेजर चीज जो हमको क्वेश्चन में करनी थी वो क्या थी? अजम्पशन लेना। यहाँ पे ये अजम्पशन लिया, नेक्स्ट ईयर में अगेन हमको यूनिट्स का अजम्पशन लेना पड़ा, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो ये वाले हैं जो हम अजम्पशन ले रहे हैं, दिस और यहाँ पे ये। एक बार अजम्पशन ले लिया तो मतलब बहुत पॉसिबिलिटी कि आपको आ जाए, बट समझ रहे हो जब फिगर्स नहीं दी रही तो आप ऐसे अज्यूम करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, एक बार लिख लो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन अ गुड क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स radios which are sold at 1600 per unit. The total cost is composed of 30% for direct materials, 40% for direct wages and 30% for overheads. ये कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है? 30% for direct material, 40% for direct wages and 30% for overheads. क्या आएगा?
जितने बच्चों ने 1600 का 30%, 1600 का 40%, 1600 का 30% कैलकुलेट किया है, चुपके से शांति से अपने सिर पे एक टपली लगा लीजिए। क्यों? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये सेलिंग प्राइस है, ये हो गई सेलिंग प्राइस, ये जो है ये सब कॉस्ट है। आप सेलिंग प्राइस का 30% निकाल के थोड़ी मटेरियल कॉस्ट बताओगे, कॉस्ट आपको पता नहीं। जो भी टोटल कॉस्ट है उसका 30% इज डायरेक्ट मटेरियल, 40% इज डायरेक्ट वेजेस, 30% इज ओवरहेड्स। इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन शांति से पढ़ना है, ठीक है। चलो, an increase in material price by 30% and in wage rates by 10% is expected in the forthcoming year। तो अगले साल में कुछ इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो भी मटेरियल प्राइस है उसका 30% अगले साल बढ़ेगा और वेजेस जो भी है उसका 10% बढ़ेगा। ओवरहेड्स का कुछ नहीं दिया है तो ओवरहेड सेम रहेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रॉफिट एट करंट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एट करंट सेलिंग प्राइस में डिक्रीज बाय 40% ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, क्या दिया है समझने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज इन मटेरियल दे दिया, अगले साल लेबर में इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रॉफिट एट करंट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एट करंट सेलिंग प्राइस मतलब 1600 है हमारी करंट सेलिंग प्राइस, इस पे जो भी प्रॉफिट होगा में डिक्रीज, मतलब हमको क्या करना है, पहली चीज कि करंट ईयर में जब सेलिंग प्राइस 1600 रुपए है उस पे हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। और वो जो प्रॉफिट आएगा, मान लेते हैं वो प्रॉफिट आता है आपका 1000 रुपए का, तो ये जो भी प्रॉफिट आएगा में डिक्रीज बाय 40% ऑफ द प्रेजेंट प्रॉफिट पर यूनिट। तो ये अगर मेरा करंट ईयर का है तो नेक्स्ट ईयर का क्या रहेगा, इससे 40% कम। तो समझ रहे हो हमको क्या कैलकुलेट करना है कि जो भी 1600 रुपए के पे प्रॉफिट आया होगा करंट ईयर में, अगले साल 40% प्रॉफिट कम आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, मैं बताऊंगी क्यों। हाउ मच सेलिंग प्राइस शुड बी इंक्रीज्ड टू मेंटेन द प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो दो पार्ट है क्वेश्चन में, ये एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। हम फोकस करेंगे पार्ट ए पे। ठीक है, अभी मुझे सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी ये सोच के बताइए। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? मुझे सेलिंग प्राइस पता है करंट ईयर की 1600 रुपए, बट मुझे कॉस्ट नहीं पता। मुझे ये पता है कि जो भी मेरी मटेरियल कॉस्ट रहेगी, डायरेक्ट लेबर रहेगी, ओवरहेड रहेगी, वो 30%, 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली रहेगी ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो मैं बोल दूंगी लेट द टोटल कॉस्ट बी एक्स, मुझे नहीं पता अभी कितनी है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। एक बार अभी लिखो मत, पहले समझ लेते हैं फिर बाद में लिख लेना। आपको दी है सेलिंग प्राइस, ये है करंट ईयर 1600 रुपए। क्योंकि मुझे कॉस्ट नहीं पता तो मैं बोलूंगी लेट द टोटल कॉस्ट बी एक्स रुपीज। देयरफॉर मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30% ऑफ एक्स, तो 0.3x। लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 40% ऑफ एक्स, और ओवरहेड हो जाएगी 30% ऑफ एक्स। क्या मैं ये फिगर्स के बेसिस पे एक स्टेटमेंट बना सकती हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट? यस। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें देखो आप, सेल्स आपकी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस मतलब 1600। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट है, ऐड कर लो। दूसरी चीज, चलो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट दी है तो हम 0 मान लेंगे, या आप चाहो तो यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट का हटा भी सकते थे। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है, तो मैं इधर एक्सपेंशन कर देती हूँ सही सही। तो ये सेलिंग प्राइस, फिर इधर मैं वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल,
0.3x, लेबर 0.4x, ओवरहेड 0.3x। तो कंट्रीब्यूशन हो गया 1600 माइनस 0.3x माइनस 0.4x। इनकी टोटल करो तो कितनी आएगी, कितनी आएगी, ये 1 आ जाएगी, है ना। तो 1600 माइनस x हो जाएगा। अब इसको मैं कंट्रीब्यूशन बोल के माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करूँ जो क्वेश्चन में दी नहीं है तो 0 मान लूँ, प्रॉफिट भी सेम आ जाएगा एज कंट्रीब्यूशन। तो मैं काम करती हूँ प्रेजेंटेशन के तौर पे मैं इसको डायरेक्टली प्रॉफिट ही बोल देती हूँ। मतलब बेसिकली सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, हमने ये बोल दिया। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की जगह मैं बोल देती हूँ इनकम स्टेटमेंट, ये सही टर्म रहेगा। इस इधर तक कुछ डाउट है क्या, एक बार देख लो हमने क्या किया है। इधर हमने सिर्फ किया है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सारी कॉस्ट 1600 में से लेस कर दी, जिससे मुझे पता चल गया कि ये मेरा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। और यहाँ एक पॉइंट देखो, एज अ रिजल्ट, मतलब पहले मटेरियल 30% बढ़ रहा है, वेजेस 10% बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं मटेरियल और वेजेस का कर लेती हूँ। मटेरियल बढ़ रहा है 30% से, वेजेस बढ़ रहे हैं 10% से। तो मैं अभी सेलिंग प्राइस को खाली रख देती हूँ और 0.3 प्लस 30%, मतलब ये हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट 0.39x। समझ रहा है, पहले था 0.3x, उसमें मैं 30% बढ़ा दे रही हूँ, तो ये नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन हो गया मटेरियल का। लेबर की बात करूँ तो 0.4x प्लस 10%, दिस विल गिव यू 0.44x। और यहाँ पे नो चेंज, ऐसा आपको एरोस से लिखना नहीं, मैंने समझाने के लिए बोला है। तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट फिगर। अब देखो, एन इंक्रीज इन मटेरियल और ये वेज रेट इज एक्सपेक्टेड इन द फोर्थ कमिंग ईयर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रॉफिट एट current selling price may decrease by 40% of the present profit per unit. Profit at current selling price, इसका मीनिंग ये है कि जो सेलिंग प्राइस पहले थी, करंट सेलिंग प्राइस जो भी थी, मतलब 1600, तो यहाँ पे भी 1600 आएगी। क्यों? क्योंकि अब जो प्रॉफिट आएगा वो 40% लेस है एज कंपेयर टू द प्रॉफिट हियर। तो ये प्रॉफिट जो है वो लेस है बाय 40%। समझ रहे हो, 1600 पे जो प्रॉफिट आया था करंट ईयर में, अब उसका 40% लेस प्रॉफिट इधर आएगा। तो यहाँ सेलिंग प्राइस दोनों जगह सेम है, यही क्वेश्चन ने लिखा है और यही हमको इंटरप्रेट करना था। तो इसको कैलकुलेट करो, 1600 में से 40% लेस कर दो 960, माइनस जो है x में से, मतलब 1 में से 40% लेस कर दो तो 60x, 0.6x, सॉरी। यही इसका मेजर पार्ट था। मतलब आप यहाँ अगर आपको ये समझ गया, मतलब सही हो रहा है क्वेश्चन। तो ये है हमारा करंट ईयर और ये है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझो यहाँ तक क्या किया, एक बार रिवाइज करो। अब देखो, मुझे बेसिकली चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ? यहाँ पे देखो, मैं क्या कर रही हूँ, 1600 माइनस 0.39x माइनस 0.44x माइनस 0.3x, मतलब ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल द कॉस्ट्स, दिस विल गिव यू प्रॉफिट विच इज 960 माइनस 0.6x।
अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, बस यही करना है। तो इसको सॉल्व करिए इक्वेशन को, तो 1600 माइनस 960 विल गिव यू 640। ठीक है, और इधर आप क्या कर लो, माइनस 0.6x प्लस 0.39x प्लस 0.44x प्लस 0.3x। दिस विल गिव यू 0.53x। तो 640 डिवाइडेड बाय दिस विल गिव यू 1207.54। Therefore, total cost is equal to 1207.54 rupees। तो क्या करना चाहिए था? ठीक है, हमने ये तो बना लिया, इसके बाद की स्टेप रहती x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हमने बस यही किया कि ये जो हमने लिखा है उसको बस हमने सॉल्व कर लिया ताकि हमको x की वैल्यू पता चल जाए, मतलब टोटल कॉस्ट पता चल जाए। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब क्वेश्चन बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट एट प्रेजेंट सेलिंग लेवल। अभी के सेलिंग लेवल के हिसाब से, मतलब सेलिंग प्राइस के हिसाब से आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट करिए दोनों पीरियड के। तो करंट ईयर ये पार्ट ए है और दिस इज योर फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 1600 दोनों जगह है। मटेरियल प्राइस क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट है 1207.54। हमारा जो ओरिजिनल डेटा था करंट ईयर का उसमें कितना था? मटेरियल 30% ऑफ एक्स, तो इसका 30%। $362.262। मैं हाथों हाथ इधर का भी कैलकुलेट कर लेती हूँ, 1207.54। नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है कि मटेरियल प्राइसेस 30% से बढ़ रही है, मतलब 0.39x। तो x की वैल्यू 1207.54 आ गई, इसको 0.39 से मल्टीप्लाई कर दो, 470.94। ठीक है, लेबर की बात करें तो 1207.54 इंटू 40%, यस, और यहाँ पे 1207.4। अब जितनी भी चीज़ें वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, 0.44, यस। तो इसका 40% इज 483.01, तो 483 ही हो गया, और ये 44% 531.31। और ओवरहेड चेंज नहीं हुए, जितने ओरिजिनल करंट ईयर में थे उतने नेक्स्ट ईयर में है, तो ये 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो 1207.54 का 30% हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट किया था, वही लिख देते, 362.262। इधर भी सेम। ओके, अब हमको प्रॉफिट बस दिखाना है इधर, तो ये लेस कर लो सारी चीज़ें, 1600 माइनस 362.262 माइनस 483 माइनस 362, दिस विल गिव यू 392.47। और इधर 1600 माइनस 470.94 माइनस 235.49। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है चेक करने का? 392.47, इसमें से आप 40% लेस कर दो तो यही फिगर आएगी, 235.48 आ रही है।
एक ही बात है ना, क्योंकि हमको दिया था कि जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट था नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट उसमें से 40% कम रहेगा, उसका 40% कम रहेगा। ठीक है, तो आप अभी ये पार्ट लिख लो, फिर हम जो इसका पार्ट बी है हम ये वाला सॉल्व करेंगे। एक बार ये लिख लो आप। पार्ट बी में क्या बोला है, हाउ मच सेलिंग प्राइस शुड बी इंक्रीज्ड टू मेंटेन द प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब कौन से साल का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट। तो हमारे पास 2 साल है, एक है करंट ईयर और एक है नेक्स्ट ईयर। तो हमको क्या करना है, हमको मेंटेन करना है यही प्रॉफिट, मतलब ये वाली फिगर 392.47। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको जो है प्रॉफिट रखना है 392.47। ठीक है, यही प्रॉफिट रखना है। और हाउ मच सेलिंग प्राइस शुड बी इंक्रीज टू मेंटेन द प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट ये रखो, सेलिंग प्राइस आपको पता नहीं तो सेलिंग प्राइस ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस सारी कॉस्ट करो। तो कॉस्ट जो है वो ये वाली लेनी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फिगर्स है उसमें हमको प्रॉफिट जो है वो यही रखना है और सेलिंग प्राइस जो है चेंज करना है और वही बताना है कि कितनी रखना है सेलिंग प्राइस। समझा कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट पहले के साल का ही रखना है, लेकिन उसमें पहले के पार्ट में था कि 1600 ही सेलिंग प्राइस रखो। अब हमको वो सेलिंग प्राइस बतानी कि कितनी रखनी चाहिए ये प्रॉफिट अर्न करने, विच इज 392.47। तो सेलिंग प्राइस माइनस ये सारे खर्चे कर लो, 470.94 माइनस 531.31 माइनस 362.262 इज इक्वल टू दिस। तो सेलिंग प्राइस माइनस ऑल द कॉस्ट कर दिया तो प्रॉफिट मिल गया। तो 392.47 प्लस 470.94 प्लस, तो दिस विल गिव यू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1756.98 रुपीज। क्या ये मेरा आंसर हो गया क्या? नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है सेलिंग प्राइस को कितनी बढ़ाना है, वो मेन आंसर रहेगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये प्रॉफिट अर्न करना है तो सेलिंग प्राइस इतनी रखनी है। तो कितना इंक्रीज करना है, पहले थी 1600 अब है 1756। तो डिफरेंस जो है वही, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1756.98 माइनस 1600। तो दिस विल गिव यू 156.982, ठीक है, 98 रुपीज। दिस इज द मेन आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था अगेन ये भी। तो आज हमने जो है काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जिसमें हमको दिमाग लगाना पड़ा है, बट अल्टीमेटली आप देखो मैंने एक ही चीज पे आपको स्ट्रेस दिया है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सॉल्यूशन उधर ही छुपा है। आपको क्या करना है, नया मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, इसमें से बस एक आधा पॉइंट ऐसा होगा कि मे बी मैंने आपको बोला कि अगर क्वेश्चन में फिगर्स नहीं दी है तो वो फिगर्स आप अजम्पशन लेकर ले सकते हो, ये एक आध चीज एक्स्ट्रा बताई। बट बाकी चीजें जो है वो हमने कॉमन सेंस के थ्रू क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके ही फिगर आउट की है, और यही आपको आपकी जो है स्किल्स या सोच डेवलप करनी है। तो अब जो है आपको ये करना है कि घर जाके आपको ये क्वेश्चंस जो है खुद प्रैक्टिस करने हैं। अभी क्लास में पढ़ा है वो सब ठीक है, आप जो है रात, अभी सुबह लेक्चर देख रहे हो तो रात में आप
रैंडमली नहीं बोलूंगी, ये तीनों चारों क्वेश्चंस जो आज हमने किए हैं ये सारे बिना सॉल्यूशन रेफर करे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? फिर आपको समझेगा कि एक्चुअल में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो आज का लेक्चर जो है हम इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग प्लीज़ ये प्रैक्टिस करिए उसके पहले। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।